बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Pharmacology for first year pharmacy technician by Dr. Myra Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायग्नोसिस स्टडी किया है एलर्जी का, कि एलर्जी को हम डायग्नोस किस तरह करते हैं। उसमें डायग्नोस करने के लिए टेस्ट कौन से होते हैं, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, स्किन टेस्ट में क्या होता है। तो स्किन टेस्ट में 3 टाइप्स आ जाती हैं टेस्टिंग की। स्क्रैच टेस्ट आता था, इंट्राडर्मल टेस्ट आता था एंड पैच टेस्ट आता था। जबकि ब्लड टेस्टिंग में हमारे पास रास था और एलिसा था, और इसके अलावा हमारे पास जनरल एग्जामिनेशंस थी जिससे हम डायग्नोस कर रहे थे उस एलर्जन के खिलाफ। ठीक है, जो एलर्जी हुई है उसकी हम डायग्नोसिस देख रहे थे। आज हमने जो लेक्चर में पढ़ना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। अब एलर्जी हो गई, हमने उसकी टाइप्स भी देख ली, उसकी सब टाइप्स भी देख ली, उसकी डायग्नोसिस भी कर ली। अब उसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको ठीक कैसे उस सब एलर्जी को करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। वंस अ पर्सन हैज एलर्जीज, एक जो पर्सन है उसे अब एलर्जी हो गई, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। द बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जीज इज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस by avoiding the allergic triggers। उसने कहा है कि एक दफा पर्सन को एलर्जी हो गई है किसी भी चीज से, कुछ किसी भी तरह, तो जो बेस्ट वे है उस एलर्जी को अवॉइड करने का कि वो है कि वो उस जगह से दोबारा ना उस पर्सन को हो। ठीक है, जो एलर्जिक ट्रिगर्स हो रहे हैं उसकी बॉडी में उसको हम अवॉइड कर सकें। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसके लिए 3 अप्रोचेस हमें दी गई हैं जो ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस। अब उस ट्रीटमेंट के 3 अप्रोचेस हमें दी गई हैं जो कि कौन सी हैं, अवॉइडेंस, फार्माकोथेरेपी एंड नंबर 3 इज इम्यूनोथेरेपी। ये 3 अप्रोचेस दी गई हैं जो ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। अवॉइडेंस, अवॉइड हमने पढ़ा होगा। अवॉइड मतलब किसी चीज से अवॉइड करना, परहेज करना। अवॉइडेंस यानी कि जितनी भी मेजर्स दी गई हैं इनसे आपने अवॉइड करना है और परहेज करनी है। किस तरह परहेज करनी है आपने, वेयर अ मास्क व्हेन मोइंग दी, यानी कि जब आप ग्रास काट रहे होते हो, मशीन चला रहे होते ग्रास पे, और हाउस क्लीनिंग या फिर घर की सफाई कर रहे हैं तो हमने मास्क पहनना है। या भी कहीं भी आप कहीं जा रहे हो, हाँ लाइक टुडे अब कोरोना की वजह से हर कोई मास्क पहन रहा है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को एलर्जी वगैरह होती है वो भी मास्क पहनते हैं ताकि हाउस क्लीनिंग के दौरान अक्सर लेडीज आपने देखा होगा मुंह पे रुमाल बांध लेती है ताकि उन्हें एलर्जी या स्नीजिंग स्टार्ट ना हो जाए। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त घरों के अंदर रहे। व्हेन द पोलन काउंट इज एट इट्स हाईएस्ट, जब पोलन जो काउंट है वो अरूज पर होती है, एंड ऑन विंडी डे या फिर जब आंधी वगैरह चल रही होती है। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स, जितने भी फूड है, आप कोई भी पैक्ड फूड ग्रोसरी स्टोर से बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हमेशा उसका मैन्युफैक्चर डेट, उसका लेबल आप हमेशा रीड करें। उसकी मैन्युफैक्चर देखें कि कब मैन्युफैक्चर किया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, यानी कि वो फूड एक्सपायर कब हो जाएगा। उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ें कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं, कोई भी ऐसा केमिकल या फूड मटेरियल जिससे आपको एलर्जी है या फिर हो सकती है तो उस फूड से आप अवॉइड करें। ठीक है, फॉर द पीपल विथ फूड एलर्जीज, वो लोगों को
जिन्हें फूड एलर्जी होती है। Keep windows and doors closed during the heavy pollination seasons. जो घर की दरवाजे और खिड़कियां हैं उन्हें बंद रखें। कब बंद रखना है? जब हैवी पोलिनेशन सीजन हो। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि पोलिनेशन किन किन सीजन्स में हो सकती है, मिड स्प्रिंग में, मिड समर में और मिड ऑटम। कोई भी पोलिनेशन सीजन हो सकता है जिसमें हैवी पोलिनेशन हो रही होती है, तो हमने अपने विंडोज एंड डोर्स इनक्लोज रखने हैं। यूज द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार। Do not allow tender producing animals in the house. बिल्कुल भी वो एनिमल्स जिनसे एलर्जी होती है वो घरों के अंदर ना आने पाए। Change the feather pillows, woolen blankets and clothing to cotton. जितने भी तकिए हैं जिनमें फेदर हैं या फिर वूलन ब्लैंकेट्स हैं जो वूल से बनी हुई हैं, और जो जितने भी कपड़े हैं उन्हें कॉटन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है उनमें माइट्स, टिक्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट हो सकती हैं जो आपको ना नजर आए लेकिन वो आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसलिए उनसे क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। Enclose the mattress and pillows in the plastic barrier cloth. कोई आपने चीज अगर आपने स्टोर करके या फिर कोई भी सामान आपने स्टोर के अंदर रखना है तो उसे पैक करके रखें, मैट्रेस को या फिर तकिए वगैरह किस में पैक करके रखें? प्लास्टिक रैप करके रखें उन्हें, यानी कि प्लास्टिक कवर उन्हें चढ़ाकर उन्हें रखें, वैसे रखें ना। वॉश दी शीट्स, जो शीट्स हैं उन्हें वॉश किए जाए, ठीक है। वॉश शीट्स, मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स वीकली में इन हॉट वाटर। कोई भी शीट्स हैं, मैट्रेस हो गया या फिर ब्लैंकेट्स हो गए, यानी कि जो पिलोस वगैरह के ऊपर हम चादर बेडशीट्स कह लें जो चढ़ाते हैं, उन्हें वीक में एक दफा धोना जरूर चाहिए। किसमें? हॉट वाटर के अंदर। रिमूव दी कारपेट्स, जो कारपेट्स हैं घरों के अंदर कालीन बिछे होते हैं जो कि अक्सर एलर्जी रिएक्शन बनने का सबब बनते हैं। अक्सर लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, वो कारपेट्स वगैरह के थ्रू ही वो लोग इनहेल कर रहे होते हैं। तो जो कारपेट्स है उन्हें रिमूव करना चाहिए अगर किसी पर्सन को डस्ट एलर्जी है। तो ये पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ वी सी एट द नेक्स्ट ट्रीटमेंट विच इज फार्माकोथेरेपी, यानी कि मेडिकेशन थेरेपी। फार्माकोथेरेपी क्या है? मेडिकेशन थेरेपी। इसमें हम लेते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। When avoidance or control of an allergen is not possible, medications may be necessary. जब आपने अवॉइडेंस यानी कि आपने अवॉइडेंस के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, अपनी खिड़की, दरवाजे, कारपेट्स, मैट्रेस, ब्लैंकेट, इन सब का ध्यान रखा है कि इनसे आपको किसी भी किस्म की एलर्जी रिएक्शन ना हो सके, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही इन सब चीज़ों से एहतियात करने के बावजूद भी, तो जो डॉक्टर है वो आपको किस पे कन्वर्ट कर देगा? क्या आपको देना स्टार्ट कर देगा? मेडिकेशंस। तो वो आपको दवाई की तरफ ले आएगा। बेहतर है कि आप खुद ही पहले इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। अगर फिर भी वो आपसे नहीं कंट्रोल हो रही एलर्जी, तो आप डॉक्टर से रजू करेंगे और मेडिकेशंस लेंगे। कॉमन एलर्जी मेडिकेशंस आर, कॉमन जो एलर्जी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो कौन सी होती हैं? एंटीहिस्टामिन मेडिसिन्स सबसे पहले आ जाती हैं। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन्स, एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन आप सेकेंड ईयर में जाके फार्माकोलॉजी रीड करेंगे तो फिर आपको
ब्रीफली पता चलेगा एंटीहिस्टामिन मेडिसिन और उनके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स किस तरह होते हैं, इफेक्ट क्या होता है और क्यों हम यूज करते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली एंटीहिस्टामिन मेडिसिन हैं ये एलर्जी रिएक्शन को हम कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को देते हैं। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन में हमारे पास दो तरह की जनरेशन मेडिसिन होती हैं, एक फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन है, दूसरी सेकेंड जनरेशन मेडिसिन है। Drugs that block the action of histamine, वो ड्रग्स जो हिस्टामिन की यानी कि जो एलर्जी रिएक्शन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, हमने सेंसिटिविटी की टाइप्स पढ़ी थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। उसमें जो है हिस्टामिन्स वगैरह, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उस एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस देते हैं ताकि वो जो रिएक्शन है उसको ब्लॉक कर सके और बॉडी जो है फर्दर एलर्जी प्रोड्यूस ना करे। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स इंक्लूड, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? डाइफेनहाइड्रामिन, दिस इज द जेनेरिक नेम ऑफ द मेडिसिन। डाइफेनहाइड्रामिन और उसका जो ब्रांड नेम है वो है बेनाड्रिल, जो कफ वगैरह के लिए भी हम यूज करते हैं। क्लोरफेनेरामीन, क्लोरफेनेरामीन इज अनदर एंटीहिस्टामिन फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन एंड इसका ब्रांड नेम है पायरिटन, इसका ब्रांड नेम है। अगर आपको जेनेरिक नेम पता हो तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो सेम जेनेरिक नेम मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए नोट को आप ब्रांड नेम्स की तरफ ना जाएं तो बेहतर है आप जेनेरिक नेम याद करें, तो वो इम्पोर्टेंट है। डाइफेनहाइड्रामिन एंड क्लोरफेनेरामीन, दीज आर द फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स, उनके जो ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं, डाइफेनहाइड्रामिन का बेनाड्रिल और दूसरे भी ब्रांड नेम्स हो सकते हैं जो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नेम से सेल आउट कर रही हैं। क्लोरफेनेरामीन, इसका ब्रांड नेम है पायरिटन, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आ जाती हैं। सेकंड जनरेशन हिस्टामिन्स में कौन सी हैं? न्यूअर, यानी कि जो न्यू एंटीहिस्टामिन्स है जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उन्हें हम सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स भी कहते हैं। इंक्लूड यानी कि एंटीहिस्टामिन यानी कि जो हिस्टामिन्स की प्रोडक्शन है बॉडी में ये रोकती है मेडिसिन। सेट्रिजीन, सेट्रिजीन is the second generation and its brand name is Regix. Number second is phenoxyphenadine and market name is Fexit. Third is loratadine, new to the market and available by the prescription only, is an antihistamine nasal spray called the azilastine, जिसे हम एस्टिलिन भी कहते हैं। कौन सी सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन है? सेट्रिजीन, फेक्सोफेनाडीन एंड लोराटाडीन। जो लोराटाडीन है ये न्यू है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, जो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होगा तो ही मार्केट से अवेलेबल होगी। जो किस फॉर्म में अवेलेबल है? नेसल स्प्रे की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, जिसे हम एस्टिलिन भी कहते हैं। These are the antihistamines medication, first generation antihistamines and second generation antihistamines. Leukotrienes inhibitor, जो एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन थी वो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रोक रही थी जिससे एलर्जी रिएक्शन कम हो रहे थे। और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स में कौन से होती है, यानी कि जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है ल्यूकोट्राइन, उसकी बॉडी के अंदर इसके रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, कौन सी ड्रग यूज करते हैं? मोन्टेलुकास्ट हम मेडिसिन यूज करते हैं, जो कि एंटी का मतलब है ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन, एंटी यानी कि जो ल्यूकोट्राइन है इसके इफेक्ट को ये वाली जो मेडिसिन है मोन्टेलुकास्ट ये इनहिबिट करती है, उसके एक्शन को बॉडी के अंदर
और जो एलर्जी रिएक्शन ल्यूकोट्राइन की वजह से बॉडी में हो रहा है उसको इनहिबिट करती है, खत्म करती है, रोकती है। Leukotrienes are the chemicals released from a variety of allergic and immune cells. जो बॉडी में एलर्जिक और इम्यून सेल्स हैं, जो केमिकल्स हमने देखा था कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो हैं बॉडी में जो एक्सपोजर हो रहा है एलर्जेंस का, वो कौन से केमिकल रिलीज कर रहे हैं? हिस्टामिन्स रिलीज कर रहे होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज कर रहे होते हैं। तो उन एक्शन को जो ल्यूकोट्राइन है उस केमिकल को रोकने के लिए हम मोंटेलुकास्ट जो मेडिसिन है वो हम यूज करते हैं, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये ल्यूकोट्राइन एंटी ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन में कौन सी आ जाती है? मोंटेलुकास्ट। जबकि एंटीहिस्टामिन्स मेडिकेशंस में ये सारी मेडिकेशंस आ जाती हैं, डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनारामीन। This is the first generation antihistamine, while the second generation antihistamine medicines कौन सी थी? Cetirizine, fexofenadine and loratadine। ठीक है, ये हिस्टामिन जो केमिकल है जो एलर्जी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होता है, केमिकल रिलीज होता है, उसके एक्शन को स्टॉप करता है। एंड ल्यूकोट्राइन जो मोंटेलुकास्ट है वो ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन के खिलाफ बॉडी में एक्ट कर रहा होता है, जो एलर्जी सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में हम क्या देते हैं? मेडिकेशन थेरेपी देते हैं। नंबर 3 इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी हम किस तरह कर रहे हैं और इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? व्हेन अवॉइडेंस, जब आपने हर चीज अवॉइड की है ताकि एलर्जी ना हो, या फिर इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, यानी कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, स्मोक जैसे नाउअडेज अपीयर हुई थी वेदर में, स्मोक या फिर डस्ट वगैरह एलर्जी, या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे इन्वायरमेंट ऐसा है जिससे आपको एलर्जी हो रही है, आपने उसको अवॉइड किया है एंड मेडिकेशंस आपने ली हैं वो काम करना छोड़ गई हैं एंड मेडिकेशंस फेल टू कंट्रोल एलर्जी सिम्टम्स। और जो मेडिकेशंस ले रही यानी कि आप चीज़ों से अवॉइड कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं, या फिर मेडिकेशंस आपने यूज की हैं वो फेल हो गई हैं, यानी कि वो आपकी बॉडी के अंदर काम करना छोड़ गई हैं, वो इफेक्ट कोई प्रोड्यूस नहीं कर रही, कोई रिजल्ट नहीं दे रही, तो जो डॉक्टर है वो उस पेशेंट को सजेस्ट करता है कि वो एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के ऊपर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एलर्जी शूट्स ले जिसमें इंजेक्शंस आ जाते हैं वेरियस किस्म के हर एलर्जन के खिलाफ, ताकि उसकी बॉडी जो है वो कोई भी एलर्जी सिम्टम ना प्रोड्यूस करे। तो जो डॉक्टर है वो क्या सजेस्ट करता है? एलर्जी शूट्स रिकमेंड करता है पेशेंट को, इम्यूनोथेरेपी प्रोड्यूस रिकमेंड किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम को ठीक किया जा सके। इम्यूनोथेरेपी में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? द इंजेक्शंस ऑफ एलर्जन एक्सट्रैक्ट्स, वो एलर्जेंस जो बॉडी में जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करें, एलर्जी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसका एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन बनाया जाता है और उसको हम किस में लेते हैं? इंजेक्शन फॉर्म में, वाइल्स में हम लेते हैं और उसको हम बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं उन एलर्जन एक्सट्रैक्ट को एज एन एलर्जी शूट्स के तौर पे, जो बॉडी में जाकर क्या करते हैं? डिसेंसिटाइज कर देते हैं पर्सन को। डिसेंसिटाइज का यहाँ पे क्या मतलब है? डिसेंसिटाइज मतलब जिस्म के अंदर उस जो एलर्जन है उसकी जो एलर्जी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको खत्म कर देते हैं, जो बॉडी है उसको डिसेंसिटाइज कर देते हैं उस एलर्जन के खिलाफ, यानी कि जो बॉडी है जो पहले एलर्जिक थी उस एलर्जन के खिलाफ, वो अब बॉडी जो है उस एलर्जन के खिलाफ बिल्कुल भी रेस्पॉन्स शो नहीं करेगी। डिसेंसिटाइज यानी कि कोई चीज, यानी कि पहले आप किसी चीज से सेंसिटिव थे, वो आपके बॉडी में सेंसिटिविटी यानी कि आपको
हार्म कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन जब आपने एलर्जन शूट्स लिए हैं, एलर्जी शूट्स लिए हैं, तो जो आपकी बॉडी है वो किसी भी किस्म का कोई एलर्जी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी, कोई भी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं शो करेगी, किसी भी किस्म का सिम्टम नहीं देगी कि इससे आपको एलर्जी होगी। ठीक है, जो इम्यून एलर्जी शूट से क्या होता है, बॉडी जो है वो डिसेंसिटाइज उस एलर्जन के खिलाफ कर दी जाती है, जिससे जो बॉडी है वो किसी भी किस्म का सिम्टम नहीं देती। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, अब जो हमने एलर्जी शूट दिया है पेशेंट को, उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि कितने हम पीरियड तक वो एलर्जी शूट देंगे, ताकि वो जो बॉडी है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है एलर्जन के खिलाफ और सिम्टम्स दे रही है हमें, तो वो कब जाकर डिसेंसिटाइज होगी, यानी कि जो बॉडी है वो कब तक जाकर उस एलर्जन के खिलाफ डिसेंसिटाइज होगी, यानी कि कोई रेस्पॉन्स नहीं शो करेगी। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? Typically, the treatment begins with the injections of solution of allergen given 1 to 5 times a week, with the strength gradually increasing. यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन पीरियड है और इंजेक्शन भी वीक में एक दफ़ा नहीं बल्कि 1 से 5 दफ़ा लगना है। वो पर्सन जिनकी एलर्जी ना ही मेडिकेशन से रुक रही हो, ना ही अवॉइड चीज़ें करने से रुक रही हो, या ना ही इन्वायरमेंटल कंट्रोल फैक्टर्स लेने से रुक रही हो, यानी कि जो एलर्जी है वो सुवेयर हो जाए, आपके लिए ख़त्म करना नामुमकिन हो जाए। इस वजह से हम क्या देंगे, एलर्जी शूट्स देंगे। और उनका पीरियड कितना होता है, हम हफ्ते में कितनी दफ़ा दे सकते हैं पेशेंट को? 1 से 5 दफ़ा हम उस पेशेंट के अंदर जो इंजेक्शन है, जो सॉल्यूशन है, मटेरियल है उस एलर्जन के खिलाफ, वो हम 1 से 5 दफ़ा उस हफ्ते में उस पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे। और उसकी जो स्ट्रेंथ है इंजेक्शन की, यानी कि पहले 0.1 ml हमने इंजेक्ट किया, फिर 0.2 लेंगे, फिर 0.3, इस तरह जो हम उसकी स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएंगे, उसकी जो डोजेज है वो इंक्रीज करते जाएंगे। It usually takes about 3 to 4 years for the patient to be free of symptoms. देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने बताया कि कितना लॉन्ग पीरियड चल रहा है यहाँ पे एलर्जी शूट्स का, ताकि वो जो सिम्टम्स हैं बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम ख़त्म कर सकें। और इसका पीरियड कितने दिनों नहीं महीनों बल्कि साल चलता है, वो है 3 से 4 साल लगते हैं। एलर्जी शूट्स हम देते रहते हैं, वो भी वीक में 1 से 5 दफ़ा पेशेंट को, ताकि जितने भी उसमें सिम्टम्स हैं उस एलर्जी के खिलाफ उन्हें ख़त्म किया जा सके। ठीक है, हमने ट्रीटमेंट देखा। इम्यूनोथेरेपी इज नॉट एन इजी टास्क, और वो पेशेंट जिसको किसी भी तरह से आराम नहीं मिल रहा, उसको सुकून देने के लिए पेशेंट डॉक्टर जो है वो एट द लास्ट, जो लास्ट स्टेप है, वो क्या देगा, एलर्जी शूट देगा, जिसका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो 3 से 4 साल होता है, ताकि वो जो पेशेंट है उसको उस एलर्जन के खिलाफ जो बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं उसको ख़त्म किया जा सके। और उसकी जो डोजिंग स्ट्रेंथ है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज की जाती है। ये पेशेंट की जो ड्यूरेशन थेरेपी है, ये पेशेंट की कंडीशंस को हम पूरा इसकी मेडिकल हिस्ट्री प्रिपेयर की जाती है, पूरी इसकी हिस्ट्री बनाई जाती है, इनकी डोजिंग काउंट की जाती है, ताकि पेशेंट को कोई भी फर्दर किसी भी किस्म का नुकसान इस वजह से ना पहुंचे और उसका कोई भी बॉडी ऑर्गन इस वजह से इफेक्ट ना हो। फिर हम इन सारी चीज़ों को मेजरमेंट करते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम इसकी ड्यूरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं थेरेपी की, ताकि कोई भी फर्दर सिम्टम्स बॉडी के अंदर आगे भी जाकर सालों में अपीयर ना हो सके। दिस वॉज ऑल द एंड ऑफ द लेक्चर and end of the topic of hypersensitivity.
हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेशन देखी एलर्जी की, एलर्जेंस की। इसके अलावा एलर्जन की टाइप्स देखी कि किस तरह होते हैं। इनहेलेंट एलर्जेंस होते हैं, कॉन्टैक्टेंट होते हैं, फूड एलर्जेंस होते हैं, कितने सारे एलर्जेंस होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होते हैं। इसके अलावा एलर्जन सिम्टम्स देखे कि हाइज, अर्टिकेरिया, नोजिया, इस तरह की स्नीजिंग, इस तरह आपके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी की हमने टाइप्स देखी। उसके बाद हमने एलर्जन एक्सपोजर देखा कि एलर्जन किस तरह से एक्सपोजर होता है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स कौन से होते हैं जो एलर्जी रिएक्शन की वजह से बॉडी से रिलीज होते हैं और सिम्टम्स कॉज करते हैं, जिसमें ल्यूकोट्राइन्स हो गए, हिस्टामिन्स हो गए एंड एक्सेट्रा। उसके अलावा हमने उसके बाद डायग्नोसिस देखा, एलर्जी को हम डायग्नोस किस तरह कर रहे हैं, जिसमें डायग्नोसिस में हमारे पास जनरल एग्जामिनेशन आ गई, एज, जेंडर एक्सेट्रा। उसके बाद उसके हमने वाइटल साइंस देखे, ब्लड प्रेशर उसका देखा, हार्ट रेट, पल्स रेट। उसके अलावा हमने उसकी देखी टेस्ट देखे, हमने डायग्नोस में हम टेस्ट करेंगे। स्किन टेस्ट देखा हमने, पैच टेस्ट देखा। स्किन टेस्ट में हमने क्या 3 तरह के स्किन टेस्ट थे, स्क्रैच टेस्ट, इंट्राडर्मल एंड पैच टेस्ट देखे। ब्लड टेस्ट में हमने रास टेस्ट देखा। इसके अलावा हमने एलिसा टेस्ट किया ब्लड से, जो हमें ब्लड में किसकी अमाउंट बता रहे हैं, एंटीबॉडीज की अमाउंट के बारे में हमें बता रहे हैं कि कितनी अमाउंट में एलर्जेंस बॉडी में प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने इन दी लास्ट हमने सारी चीजें मेजर कर ली। उसके बाद हमने लास्ट में जो एलर्जन सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं बॉडी के ऊपर या बॉडी में, उसकी हमने ट्रीटमेंट को देखा इस एट द एंड ऑफ द चैप्टर में कि ट्रीटमेंट में कौन कौन सी आ जाती हैं। अवॉइडेंस आ गई थी कि हमने किन किन चीजों से अवॉइड करना है ताकि जो जनरल सिम्टम्स एलर्जी की हो रहे हैं पोलिनेशन की वजह से या डस्ट माइट वगैरह या किसी भी एनिमल की वजह से, हम उन सिम्टम्स को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं कॉमन अपनी हाउस रूटीन चेंज करते हुए। उसके अलावा हमने मेडिकेशंस देखी कि एंटी हिस्टामिन्स कौन सी हैं, एंटी ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स कौन से हैं, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स कौन सी मेडिकेशंस हैं, उसमें हम कौन सी मेडिकेशन ल्यूकोट्राइन रिलीज जो बॉडी से हो रहा है उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। मेडिकेशंस आ गई, फार्माकोथेरेपी। एंड उसके अलावा हमारे पास इन दी लास्ट इम्यूनोथेरेपी थी, जिसमें अगर तीनों फैक्टर्स कंट्रोल नहीं हो रही, ना ही अवॉइड करने से जो आपने मेजरमेंट्स लिए उससे नहीं अवॉइड हो रही, ना ही इन्वायरमेंटल फैक्टर से कंट्रोल हो रही है, ना ही मेडिकेशन से वो एलर्जी कंट्रोल हो रही है, तो जो इन दी लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचता है, डॉक्टर के पास ऑप्शन होता है, वो है कौन सा ऑप्शन है, इम्यूनोथेरेपी का, जिसमें एलर्जी के शूट्स दिए जाते हैं बॉडी को ताकि वो जो एलर्जन है उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो एलर्जी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है उसके खिलाफ जो बॉडी है उसको डिसेंसिटाइज किया जा सके, यानी कि बॉडी उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी आने वाले दिनों में या सालों में किसी भी किस्म का सिम्टम शो ना करे। जिसका हमने ड्यूरेशन देखा कि जिसका ड्यूरेशन था 3 से 4 साल, जिसका ड्यूरेशन था पेशेंट को हम एलर्जी शूट्स देते रहेंगे ऑन दी वीकली बेसिस, जो कि वीकली बेसिस में कितने थे, 1 से 5 दफ़ा भी हो सकते हैं। फिर जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा उसकी हमने स्ट्रेंथ डोजेज की इंक्रीज करते रहना है। फिर वीक्स में 1 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, और ये ड्यूरेशन जो है वो 3 से 4 साल तक चलता जाएगा ताकि जो पेशेंट है वो एलर्जी सिम्टम से फ्री हो सके, आज़ाद हो सके और आने वालों सालों में उसे किसी भी किस्म का एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो ना हो और वो किसी भी किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार ना हो। This is the end of the chapter. See you with another topic of the lecture. Thank you so much.